हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत सिंह है और मैथ्स के इस एडवांस रिवीजन वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। तो इससे पहले मैंने सबको डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन कराया था। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आएंगे बेसिक डेफिनेशन पे कि इंटीग्रेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन जो है वो उसका जो बेसिक डेफिनेशन है वो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि जो डिफरेंशिएशन का अपोजिट वाला प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं कि इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं किसका, fx का, तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन जब हम fx का कर रहे थे तो वहां भी विद रिस्पेक्ट टू बड़ा इंपॉर्टेंट था, वैसे यहां भी विद रिस्पेक्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो fx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो सिंबल होगा इंटीग्रेशन ऑफ fx की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, ये वाला सिंबल और fx और साथ में यहाँ क्या आ जाएगा, dx। तो ये सिंबल हो गया। तो वहां पर dx विद रिस्पेक्ट टू x के लिए dx यूज करते थे, लेकिन डिनोमिनेटर में डाल देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे बगल में रहेगा। तो इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। तो अब अगर कोई पूछे यहाँ पर एक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपको ये ढूंढना है कि वो कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन fx रहा होगा, यानी कि dy dx। यहां पर मैं क्या डालूं, यहां पर fx आ जाए, तो जो यहां पे आया होगा वही यहां पे आएगा। तो सपोज अगर मान लो मैंने यहां पर लिख दिया gx, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये तभी fx का इंटीग्रेशन gx तभी होगा जब gx का डिफरेंशिएशन क्या रहा हो, fx रहा हो। तो अगर ये इसके इक्वल होगा, कब होगा, जब हमारा ये रिजल्ट फॉलो हो रहा है। समझ में नहीं है, तो ये इसका क्या हो गया, हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया। इसमें एक चीज मिसिंग है, अभी मैं आगे बात करूंगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं जरा। जैसे सपोज करो आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि x का पावर 5 dx क्या होगा, x का पावर 5 dx क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का पावर एक 6 है, इसको जरा डिफरेंशिएट करो, इसको जरा क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या होगा, 6 इंटू एक्स का पावर 5 होगा। ठीक है, अब यहां तो सिर्फ x का पावर 5 है, चलो मैं यहां पर 6 लगा देता हूं, यहां पे मैं क्या लगा देता हूं, 6 लगा देता हूं। तो 6x का पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, जरा देखते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है कि जब x का पावर 6 को डिफरेंशिएट किया तो क्या है, 6x का पावर 5 आया। तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं एक बात बोलूं आपको कि x का पावर 6 के साथ अगर मैं +5 कर लूं और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x का पावर 6 का डिफरेंशिएशन तो 6 का पावर 5 ही होगा, बट यहाँ पे जो +5 था उससे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, क्योंकि तो 0 होना है। तो अब जरा देखो, इसका भी तो डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर रिवर्स प्रोसेस की मैं बात करूं, अगर मैं रिवर्स प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं 5 लिख दूं तब भी तो गलत नहीं होगा, तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन यही होगा। और अगर मैं +5 की जगह +10 कर दूं तब भी यही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 5 मिटा के 10 कर दूं तब भी यही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक c आ जाता है जिसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो क्यों आता है उसका मैंने रीजन दे दिया कि यहाँ पे 6x + 10 लो तभी यही आएगा। तो इसको जनरलाइज कर देते हैं कैसे, x का पावर 6 + c, कोई भी कांस्टेंट, तो इसका आंसर 6x का पावर 5 ही होगा। तो इन तीनों ही केस में जब तुम इंटीग्रेशन करोगे अप्लाई इस साइड में, तो उसका आंसर एक बार आएगा, एक बार आएगा, एक बार आएगा।
तो जनरलाइज फॉर्म हम ले लेंगे सी में और में नॉट पे 0। तो यहां से यहां पर एक हम प्लस सी लगाते हैं और सी हमारा क्या होता है कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कब जब इंटीग्रेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो इसलिए इसका नाम क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका नाम क्या है इसी का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों आता है मैंने इसका नाम दे दिया, सॉरी रीजन दे दिया। अब यहां पे हम हर सवाल में सी नहीं बता सकते, यहां पे तुम सी बता सकते हो क्या क्या होगा, नहीं बता सकते। तो सी का वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, सी का वैल्यू चेंज हो सकता है बिल्कुल। तो इसीलिए इंटीग्रेशन के जो है वो दो पार्ट होते हैं, इंटीग्रेशन के जो है वो दो पार्ट होते हैं। तो यहां से जो हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर है इसके दो हिस्से बन गए, एक आ गया डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक आ गया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा है अभी हम इसको पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे कि डेफिनेट क्या होगा। तो डेफिनेट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या होगा, सी आएगा कि नहीं आएगा, इस पे फोकस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमको क्या पढ़ना है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट नाम क्यों पड़ता है, क्योंकि आखिर में यहाँ पर क्या आ जाता है सी आ जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि बताओ cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है d/dx और यहां पे लिख लेना है इक्वल टू cos x। यानी कि यहां पे जो भी होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने पे cos x आ रहा हो तो cos x का इंटीग्रेशन करने पे वही आएगा। तो यहां पर sin x आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन ही तो cos x होता है। तो यहां क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। लास्ट में हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे क्यों, क्योंकि अगर d/dx sin x प्लस c होता और c कांस्टेंट होता तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या रहता cos x ही रहता, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया कि कैसे रिवर्स प्रोसेस होता है। अब आपको जो है वो ये सब दिमाग में रखना है और अब हम देख लेते हैं जरा फॉर्मूला सब क्या है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला यूज होता है उन फॉर्मूले पे हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे x का पावर n dx। तो डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था n x का पावर n माइनस 1, यहां क्या हो जाएगा x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और आखिरी में एक तो हम c लगाएंगे, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाता है, कैसे तो जरा देखो, जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और फिर x प्लस n प्लस x का पावर n प्लस 1 जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा n प्लस 1 इंटू एक्स का पावर n प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि n की जगह क्या आ गया n प्लस 1, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे कैंसिल आउट हो गया, x का पावर क्या आ गया n आ गया। तो जब तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो x का पावर n आया, तो जब x का पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा और आखिरी में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना ही है, ठीक है। तो उसके बाद हम सारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिख लेंगे पहले। तो sin x से स्टार्ट करते हैं, ये क्या होगा माइनस cos x प्लस c, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। तो यहां पर अगर हम दोनों साइड माइनस लगाएं तो जाकर के sin x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा माइनस cos x। तो सारा फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, आपको याद रखना होगा ये सब, ठीक है। तो sin cos का तो हो गया, अब tan x का क्या होगा, तो tan x का हम बाद में बताएंगे। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा और लास्ट में c लगाएंगे। तो tan sin का हो गया माइनस cos, cos का हो गया sin, sec स्क्वायर x इसलिए लिया क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है क्या होता है, ये sec स्क्वायर x होता है। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है cot x का, लेकिन माइनस होता है, तो माइनस कहां पहुंच जाएगा इधर पहुंच जाएगा और ये हमारा हो जाएगा
इसके बाद sec x और tan x sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर मैं पूछूं sec x tan x होता है, तो अगर मैं यहां पर sec x tan x का इंटीग्रेशन पूछूं तो ये sec x होगा कि नहीं होगा? ठीक है। एंड द लास्ट वन cosec x cot x, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? cot x का होता है, लेकिन एक माइनस साइन आता है, तो यहाँ बाहर क्या आ जाएगा? एक माइनस साइन आ जाएगा। प्लस सी तो यहाँ भी है, प्लस सी यहाँ भी है। तो यहाँ पे जो हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन देखे, उसमें हमारे लिए सिंपल फॉर्म में सिर्फ 2 ही आया था, साइन और कॉस, बाकी सब आ गया डिफरेंशिएशन के हिसाब से। तो सवाल अब ये है कि अगर sec स्क्वायर x की जगह sec x हो तो क्या होगा? यानी कि जो इन दोनों के अलावा जो बाकी 4 बच गए, tan cot sec cosec, उनका क्या होगा? हम आगे देखेंगे उसको। ठीक है। तो वैसे ही अब जरा आगे बढ़ते हैं, e का पावर x, तो जिस तरह से डिफरेंशिएशन e का पावर x का e का पावर x ही होता है, तो रिवर्स प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो log x जो हमारा होता है बेस e, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है कि नहीं? यहां पे 1/x ले लेंगे, बट कंडीशन क्या है यहां पर? x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। समझ में आ गया? उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे a का पावर x का इंटीग्रेशन, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a का पावर x ln a होता है। समझ में आ गया? तो अब अगर a का पावर x ln a, इसको मैं इंटीग्रेट करूं तो a का पावर x आएगा, ln a तो कांस्टेंट है, तो अब अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो डिवाइड हो जाएगा ln a से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? a का पावर x डिवाइड ln a प्लस क्या c। ठीक है। तो इसको हमको क्या रखना है? दिमाग में रखना है। ओके। अब इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी fx प्लस माइनस dx, अगर दो फंक्शन का सम है और या फिर उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो वो इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन में हो रहा था। समझ में नहीं है? बट वहां पे मल्टीप्लाई में जो u इंटू वी लग रहा था, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, जो बाद में देखेंगे। दूसरा ये है कि कांस्टेंट अगर है किसी इंटीग्रेशन के अंदर, तो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आता था, वैसे यहाँ भी कांस्टेंट क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इनवर्स में भी आएंगे और देखेंगे वहां पर क्या क्या है। तो इन सबको जो अब तक बताया उसको नोट कर लो। तो अब जरा देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कैसे कैसे होंगे। ठीक है। तो तुमको पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/(1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। समझ में आया? और कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी ये सेम रहता है, सिर्फ चेंज क्या होता है? यहां पर माइनस होता है कि नहीं होता है? समझ में आया कि नहीं? तो कॉस इनवर्स एक्स ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो तुम चाहो तो यहां से दोनों से अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हो सकता है। समझ आया कि नहीं? तो जरा देखिए, दोनों तो सेम ही है ना, दोनों सेम है कि नहीं? तो इसका वैल्यू ये भी हो सकता है और इसका वैल्यू ये भी हो सकता है। तो तुम इसको मिटा करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस क्या सी। सिमिलरली 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर), ये किसका होता है? tan इनवर्स एक्स का होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम tan इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये होता है। बट अगर मैं यहां पर
देखूं कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है। अगर मैं यहां प्लस करके यहां माइनस लगा दूं, बच्चे कहते हैं सर सी में माइनस नहीं लगाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस सी भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो उसको तुम पहले ही माइनस सी ले लो, तो बाद में इसको तुम प्लस सी कर सकते हो। तो ये दोनों तो सेम हो गया ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस क्या सी। सिमिलरली 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये किसका होता है, सेक इनवर्स एक्स का होता है। और अगर माइनस लग जाएगा तो कोसेक इनवर्स एक्स का भी यही होता है, तो माइनस को उधर भेज देंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है, इसी के बेस्ड सारे क्वेश्चन आएंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारे पास है वो 3 है टोटल। सबसे पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे वहां पे हमारा जो पहला डिफरेंशिएशन था वो चेन रूल था, वो भी इसी पे बेस्ड था, सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड था, ठीक है। तो दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये कुछ नया है, देखेंगे क्या है। और तीसरा जो है वो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल भी होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोडक्ट रूल। जैसे तुम डिफरेंशिएशन में u इंटू वी किए थे ना, तो वैसे ही अगर मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन में u इंटू वी डी एक्स क्या होगा, तो वो ये बाय पार्ट्स होता है। डिवीजन के यहाँ पर कुछ नहीं होता, जैसे वहां पर क्वोशंट होता है वैसे यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। तो ये 3 टाइप है हमारे पास मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो बट अब इससे बात करें, हम किसको पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि जो है वो कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला टाइप जो हमारा है वो क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जरा देखो, तो इसमें क्या होगा कि जो फॉर्मूला जितने भी लिखाए गए हैं, अगर वो फॉर्मूला डायरेक्ट फिट नहीं बैठता है, अगर कंपोजिट फंक्शन आ जाता है, तो हम किसी न किसी फंक्शन को कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। जैसे इसमें क्या करना है कि अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx ये है, अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनता है, अगर ये क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन, तो यहां पर क्या करना है, जब ये कंपोजिट फंक्शन होगा तो ये कुछ समथिंग ऐसा हो सकता है, h ऑफ g ऑफ x एक्सेट्रा हो सकता है। कहीं फंक्शन का कंपोजिट हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, जैसे भी मिक्स हो सकता है खूब सारा। तो इसमें सुटेबल gx को तुमको क्या मानना है, t मानना है। सुटेबल gx को क्या मानना है, t मानना है, और फिर इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद रिप्लेस करना है dx को किससे, dt से। तो इसको t सब्स्टिट्यूट करना है किसी एक फंक्शन को, gx को। अब वो gx क्या होगा देखेंगे हम आगे, हर क्वेश्चन में gx अलग अलग होगा, ठीक है। और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। रिप्लेस dx बाई t एंड एवरी x बाई t। तो जहां जहां पे x होगा उसको किससे रिप्लेस करना है, t से, और जहां जहां dx होगा वहां से क्या कर देना है, dt से रिप्लेस कर देना है। तो ये जो हमारा बनेगा, ये हमारा बन जाएगा समथिंग इन t और dt, ये बनाना है। तो एग्जांपल से जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, sin 3x - 5।
ये है। तुमको फॉर्मूला किसका पता है? साइन एक्स डी एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये तुम जानते हो, ये तुम जानते हो कि साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, लेकिन यहां तो एक्स की जगह क्या दे दिया? ये दे दिया है। अगर ये नहीं होता तो कितना अच्छा होता। तो हम क्या करेंगे अब? लेट इसको मान लेते हैं टी, इसको क्या मान लेते हैं? टी। समझ में आया? और इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 3 इक्वल टू क्या होगा? डी टी बाई डी एक्स। 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन सिर्फ 3 होगा। हमको dx को रिप्लेस किससे करना है? dt से। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt और 1/3। इधर जाएगा, dx इधर आ जाएगा। अब जो हमारा इंटीग्रेशन है, हम जनरली इंटीग्रेशन को i मान के चलते हैं, तो अब जो हमारा i है वो क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन साइन, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? t, और dx की जगह क्या? dt/3। तो ये dt/3 हो जाएगा। और ये क्योंकि कांस्टेंट है, अभी सिखाया था कि कांस्टेंट कहाँ आ जाता है? बाहर। अब ये तो फॉर्मूला बन गया ना? क्या बन गया फॉर्मूला? साइन टी डी टी। और क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है कि नहीं? तो यहाँ पर टी है तो एक टी आ जाएगा, तो -1/3 कॉस टी प्लस क्या? सी। और तुमको पता है टी तुमने किसको अज्यूम किया था? 3x माइनस 5 कॉस टी। तो डिफरेंशिएशन में जब तुम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे तो जो कोफिशिएंट था वो कहाँ आ रहा था? बाहर आके मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ कोफिशिएंट क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मान लो किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन तुमको मालूम है gx प्लस सी, ये गिवन है, इफ देन अगर इसमें x की जगह कोई लीनियर फंक्शन पुट कर दिया जाए, ठीक है, तो f का इंटीग्रेशन g होता है, तो यहां तो g आएगा ही, लेकिन अब x की जगह क्या आ गया है? ax प्लस बी। तो यहां भी x की जगह क्या आ जाएगा? ax प्लस बी। ठीक है, और आखिरी में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। लेकिन ये कब आया होगा? जब x प्लस बी को t मान के प्रोसीड किया होगा। तो अगर तुम x प्लस बी को t मानोगे तो a इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। तो dx बराबर क्या हो गया? 1/a dt होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे जो है वो एक 1/a भी आया होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरा देख लो। मान लो e का पावर 3x, सॉरी 5 माइनस 2x है dx। अगर e का पावर x होता तो सीधा उसका आंसर e का पावर x प्लस c हो जाता, लेकिन x की जगह क्या आया है? 5 माइनस 2x है। तो अब अगर इसको t माना गया होता तो ये जो x का कोफिशिएंट है -2, वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व करते हैं, और चाहो तो तुम डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हो, काम आएगा आगे। तो और क्या क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। तो जरा देखते हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है जो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, वो क्या है? इंटीग्रेशन tan 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स, और क्या है जरा देखते हैं, और अपॉन में डिनोमिनेटर में है रूट एक्स, और ये है dx। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये tan t sec t sec स्क्वायर t, अगर ये tan x sec स्क्वायर x होता, मतलब रूट x की जगह अगर x होता, तो हमारे लिए सोचना ज्यादा आसान हो। तो सबसे पहले उस रूट x को हटाओ। तो उसके लिए क्या करेंगे? रूट x को क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। ठीक है, और वैसे भी तुम्हारे दिमाग में बात आना चाहिए कि रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x होता है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt बाई dx। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब यहां से मैं 2 को अगर मिटा के इधर भेज दूं, और यहां से dx को मिटा के यहां भेज दूं, तो कोई तकलीफ? ये मैंने इसलिए बोला कि रूट x को मानने का एक और रीजन था कि डिनोमिनेटर में रूट x है,
और तुमको पता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 होता है, तो dx बाई रूट एक्स कुछ ना कुछ बनाता जरूर। तो जरा देखो dx बाई रूट एक्स 2 dt बनाया कि नहीं। अब जब इस इंटीग्रेशन यानी कि इस i को अगर मैं दोबारा लिखूं i इक्वल टू, तो अभी क्या बनेगा tan 4t, ठीक है, sec स्क्वायर t, और अब तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि dx अपॉन रूट एक्स रहेगा, सीधा क्या आ जाएगा 2 dt, तो 2 तो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो, यहां पर क्या आ जाएगा dt। अब tan 4t sec स्क्वायर t dt, अब इसको सॉल्व करना है, क्या करें तो जरा देखो। अब मैं क्या देख रहा हूं कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, जरा देखो। अब दोबारा से मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा और अब मैं क्या मान लेता हूं, tan t को मैं z मान लेता हूं। तुम कोई भी वेरिएबल मान सकते हो, मैंने t मान। ऐसा मैंने इसलिए किया कि sec स्क्वायर t जो होता है ये tan का डिफरेंशिएशन होता है, तो अगर मैं इसको z मान लूं तो ये sec स्क्वायर t इक्वल टू dz बाई dt होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं देखूं तो sec स्क्वायर t और इनटू ये dt इधर आ जाएगा, तो ये dz की इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाया। कितनी बार लगाया, बोर्ड विजिबल है, मैं एक बार चेक कर लूं, हाँ विजिबल है। तो यहां पे मैंने 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाया, तो अभी क्या बन जाएगा जरा देखो, i इक्वल टू, अब tan 4t है तो tan t को तो हमने z माना है, 2 तो बाहर है, तो z का पावर 4 हो जाएगा, और sec स्क्वायर t dt कंप्लीट पैकेज किसके इक्वल है, dz के इक्वल है। अब ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, x का पावर 4 dx, ये क्या होता है x का पावर 5/5 प्लस c। क्यों, क्योंकि x का पावर n का फॉर्मूला क्या बताया था, ये बताया था। तो यहाँ पर n की जगह क्या है 4, तो 4 + 1 और नीचे भी क्या 4 + 1। तो अब यहाँ x की जगह क्या है z है, तो क्या बन जाएगा ये z का पावर 4 + 1 यानी कि 2 × z का पावर 5/5 और प्लस क्या c। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो 2/5 z की जगह क्या आएगा जरा देखो, tan t तुमने माना था कि नहीं, तो tan t का पावर 5 + c, लेकिन आंसर तो x था, तो t को मैं फिर से रिप्लेस करूंगा, t क्या था हमारा रूट x था, तो 2/5 tan रूट x और इसका पावर 5 और प्लस क्या c, ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आया। तो अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को कि किसी भी क्वेश्चन में 2 बार 3 बार 4 बार सब्स्टिट्यूशन लग सकता है जब तक ये सॉल्व ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि नीचे में रूट एक्स है और इस रूट एक्स को हटा देंगे तो हो सकता है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाए, कुछ भी बन जाए, फॉर्मूला बन जाए। तो रूट एक्स को t मान के सब्स्टिट्यूट किया तो इसमें आ गया। अब जैसे आया, जहां भी sec स्क्वायर t तुमको दिखाई दे वहां दिमाग लगाओ कि कहां tan है, कि tan को t मानते sec स्क्वायर t जो है वो dt के साथ एडजस्ट होकर dz बना लेगा। तो जब भी तुमको sec स्क्वायर t दिखाई दे तो ढूंढो कि tan t कहां है, उसी को हम कुछ मानते हैं, z मानो, t मानो, q मानो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है बताने का, साइन और कॉस का इंटीग्रेशन तो आपको पता था, tan और cot का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब फॉर्मूला बताया था तो मैंने ये नहीं बताया था, तो इसका वक्त आ गया है जानने का कि अगर i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x dx हो तो ये क्या होगा, ठीक है। देखते हैं जरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin x अपॉन cos x dx। जब भी तुमको सब्स्टिट्यूट करना हो, अगर मान लो कहीं पर भी fx इंटू जी एक्स डी एक्स हो या fx बाई जी एक्स डी एक्स हो, तुमको ये देखना है कि किसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कौन आएगा। क्योंकि जिसका, जैसा अगर fx का डिफरेंशिएशन ये है तो तुम fx को t मानो, और अगर gx का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका t मानो। जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो उसको t मानते हैं। तो यहां पर मजेदार बात यह है कि साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, यानी कि साइन तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहां पर दोनों में से हम किसी को भी मान सकते हैं। तो जब दोनों का अवेलेबल हो तो हमेशा डिनोमिनेटर को t माना करो। तो cos x को तुम यहां पर क्या मान लो, t।
ठीक है, यहां से माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो अब अगर मैं देखूं यहां पर साइन एक्स डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस उधर भेज दिया तो माइनस डी टी आ गया। अब जरा इस आई को दोबारा लिखते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो सीधा आ गया क्या माइनस डी टी, और नीचे में cos x था तो नीचे में क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। इस माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूं, और डी टी बाई टी क्या होता है, ये तो माइनस तो बाहर रहेगा ही, और 1/x dx क्या होता है ln x होता है, ln t हो जाएगा, और यहाँ पर मॉड लग जाएगा, क्या लग जाएगा मॉड लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जो मैंने ये फॉर्मूला बताया था उसमें हम मॉड लगा देते हैं, या फिर हम लिखते हैं x ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ln तभी डिफाइन होगा जब x क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो i इक्वल, अब इसको हम क्या लिख लेंगे माइनस ln, और t की जगह पे क्या आएगा देखो जरा, t cos x को अज्यूम किए थे तो यहाँ मॉड cos x प्लस c आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा ये i था वो क्या था, tan x dx था, इक्वल टू इस माइनस को अगर मैं -1 कर लूं तो ये प्रोडक्ट में तो इधर पावर में जाएगा, तो cos का पावर -1, इसको सेक बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ln मॉड सेक x प्लस क्या c, ये किसका फॉर्मूला हो गया tan x का। तो सिमिलरली तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो कि जब ये cot x हो तो इसको तुम क्या लिखोगे cos x बाई sin x लिखोगे, और यहां पे sin x को क्या मान लेना t मान लेना, तो ये माइनस साइन नहीं आएगा, तो ये जो है हमारा ln sin x ही रह जाएगा। तो यहां पर ये क्यों हुआ, cos के बाहर माइनस आया था, क्यों, क्योंकि cos x को t माना था, यहाँ sin x को t मानोगे तो माइनस का लफड़ा नहीं होगा, तो इधर माइनस नहीं आएगा, तो जो एज्यूम किए थे t वहीं रह जाएगा। तो cot और tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपको समझ में आ गया, तो इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि इसके अलावा जो दो बच गए, साइन कॉस का तो पहले ही बता दिया था, ये tan और cot का हो गया, सेक और कॉसेक का क्या होगा। अगर आई में मान लो sec x dx, तो ये क्या होगा। तो इसके लिए हमको जिसने भी इसको डिजाइन किया, बड़े अच्छे से डिजाइन किया, उसने क्या कहा कि sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ये ऑब्जर्वेशन था मैथमेटिशियन का, जिसने भी डिजाइन किया उसने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ऐसे सोचने लग जाओगे। तो sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। अब जरा देखो, इसको लिखो जरा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x अपॉन sec x प्लस tan x। तो सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो उसको t मान लो। sec स्क्वायर x किसी न किसी का डिफरेंशिएशन होता है, फॉर्मूला याद करो, किसका होता है tan x का होता है, और sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है sec x का। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो नीचे वाले को t मानेंगे, और अगर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे होता तो ऊपर वाले को t मानते। तो जिसका भी डिफरेंशिएशन होता है उस डिफरेंशिएशन को t नहीं मानते, उसी को t मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो इसी को t मान लेते हैं। तो लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू क्या t। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो sec x, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या sec स्क्वायर x, और sec x का क्या sec x tan x इक्वल टू क्या dt बाई dx। अब अगर मैं थोड़ा सा और शॉर्टकट कर लूं और dx को इससे मल्टीप्लाई कर लूं, यानी कि ये हमारा dt बाई dx आया था, तो अगर मैं ब्रैकेट लगा के यहाँ पर dx लिख लूं तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा dt बचेगा। तो अब ये जो हमारा i था, ये i क्या हो जाएगा जरा देखो, ये जो न्यूमरेटर है ये पूरा सिर्फ किसके इक्वल आ गया dt के इक्वल आ गया। तो इंटीग्रेशन 1/t बन गया, ये पूरा का पूरा तुमने t माना था, और साथ में क्या बन गया dt, और ये क्या होता है ln mod t प्लस c। तो यहां से इंटीग्रेशन sec x dx क्या बन गया ln mod t का वैल्यू क्या है जरा देखो, sec x प्लस tan x है कि नहीं,
sec x प्लस tan x का मॉड प्लस c। समझ में आया क्या? तो वैसे ही अब cosec x dx क्या होगा, तो इस पर भी ध्यान देते हैं जरा। तो अब अगर यहां पर cosec होता तो जिसने भी डिजाइन किया उसने कहा कि cosec x प्लस cot x इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ठीक है। नीचे वाले को जरा t मानो, तो इसको अगर मैं t मान लूं तो ये क्या आएगा माइनस cosec x cot x, और ये क्या आएगा माइनस cosec स्क्वायर x इक्वल टू क्या dt बाई dx। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो अब यहां से अगर मैं cosec x कॉमन ले लूं तो cot x प्लस cosec x बचेगा, और ये जो नीचे से dx है इसको इधर ले आओ तो ये dx और इक्वल टू क्या बच जाएगा माइनस dt। तो जो ऊपर न्यूमरेटर था ये कंप्लीट माइनस dt के इक्वल हुआ कि नहीं, तो अभी i क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/t क्योंकि हमने इसको t माना था, और साथ में क्या माइनस dt। तो माइनस तो बाहर ले लो, तो इसको यहां से मिटा करके और dt लिख लो सीधा। तो ln t होता है कि नहीं होता है, और बाहर में क्या माइनस है, तो माइनस ln मॉड t प्लस क्या c। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ln 1/t का मॉड, ln 1/t का मॉड प्लस क्या c। क्यों, क्योंकि माइनस पावर में चला जाएगा, ठीक है, तो t का पावर माइनस तो क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा। तो अगर t इक्वल टू cosec x प्लस cot x है तो 1/t क्या होता है cosec x माइनस cot x। ये क्लास 10th में पढ़ते हैं हम, कब पढ़ते हैं क्लास 10th में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आएगा, राइट हैंड में क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x जो 1 होता है उसको फैक्टराइज करोगे तो ये दोनों आता है, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर एक t है तो दूसरा 1/t है, 10th में पढ़ाते हैं। तो 1/t, तो हमने t किसको माना था, इसको माना था कि नहीं, तो 1/t की जगह क्या आ जाएगा माइनस वाला आएगा कि नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा ln cosec माइनस cot x। तो हमने आपको साइन और कॉस का तो इनिशियली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से समझा दिया था। जो बच गए थे 4 tan cot sec cosec उनको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा दिया। तो अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। तो आज जो भी फॉर्मूला कराया और जो मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन कराई आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन कभी भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूलों को आप एक जगह पे कॉपी पे नोट करके रखेंगे और उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे एक बार, ताकि आपको याद हो जाए। और अगर आप सॉल्व करें या ना करें, याद होना कंपलसरी है, तो आप सॉल्व करके याद करें चाहे वैसे ही याद करें, बट मेरा सजेशन है कि एक बार सॉल्व जरूर करें, क्योंकि जब आप एक बार खुद से सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ये हमारा क्या था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगली वीडियो हम देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, बाय पार्ट्स क्या होता है, और इस सब्स्टिट्यूशन से भी और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, और जेईई मेन एडवांस में कैसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो इसे लाइक करो, शेयर भी करो, और आप जो ये हमारा अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर का यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि इसी पे तुमको आगे सारे वीडियोज अपलोडेड मिलेंगे, ठीक है। तो रिवीजन करते रहो, ठीक है। सुरक्षित रहो, घर में रहो, बाहर मत निकलो। कोविड अभी जो है वो काफी बुरी तरह से हावी है हमारे कंट्री में, स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में। तो सेल्फ स्टडी हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है और उसको करते रहो। जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, हम उसको कंसीडर करेंगे। और कोई डाउट अगर आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड करो, और उस डाउट को हम सॉल्व करेंगे आपको और इन्फॉर्म करेंगे, रिप्लाई करेंगे। और अगर कोई अलग से कोई टॉपिक पढ़ना हो तो भी तुम जाके मैसेज कर सकते हो। और अगर आपके कोई दोस्त के भाई या घर में खुद कोई भाई बहन कोई भी स्टूडेंट अगर 11th क्लास में आया है तो उसे बोलो इमीडिएट अग्रवाल क्लासेस ज्वाइन करें। हमारे 11th के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें डेमो क्लासेस भी दी जा रही है, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स फैकल्टीज वगैरह हैं और
टेस्ट सीरीज वगैरह भी बहुत अच्छे से हमने प्लान किया हुआ है, तो आपको इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काम आएगी और आप इस वीडियो से आप फायदा उठा पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।